हेलो एवरीवन, जर्नी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, जो कि जूलॉजी का होगा, जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले देखिए, ये प्रश्न जो है 11 से शुरू है, यानी 1 से लेकर 10 तक के जो प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट थे उसका मैंने पार्ट 1 बना रखा है और प्रोवाइड कर दिया है, अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और आई बटन पर भी दे रखा है। वहाँ से आप इसका जो 1 से लेकर 10 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 से। तो प्रश्न नंबर 11 क्या है वो देखिए। आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, लास्ट तक देखिए, जिससे कि आपके इन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सकें। तो देखते हैं हम प्रश्न नंबर 11। निम्न में से किसमें कैटाबोलिक एंजाइम बहुलता में होते हैं? कैटाबोलिक एंजाइम जो होते हैं वो किसमें बहुलता में, बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ये पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए, आपके ऑप्शंस दे रखे हैं लाइसोसोम, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया और ईआर। ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका। तो अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर जो होगा वो होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है वो उसमें कैटाबोलिक एंजाइम बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12। शुक्राणुओं में एक्रोसोम का निर्माण होता है। शुक्राणुओं में जो एक्रोसोम होता है उसका निर्माण किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से, सेंट्रियोल से, गोल्जी बॉडी से, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवी जालिका से। तो इसका सही आंसर है गोल्जी बॉडी से। गोल्जी बॉडी से शुक्राणुओं में एक्रोसोम का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 13। किस अंगक को आत्महत्या की थैली कहते हैं? किस अंगक को आत्महत्या की थैली कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर पहले ऑप्शन देख लीजिए, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक। इसका सही आंसर है लाइसोसोम, क्योंकि ये क्या भक्षण का कार्य करता है, क्योंकि इसका पीएच जो होता है वो 5 के अप्रॉक्स में होता है। तो आत्महत्या की थैली होगी लाइसोसोम। प्रश्न नंबर 14। ठोस पदार्थ का अंतर्ग्रहण कहलाता है। अगर हम कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव है, अगर वो ठोस पदार्थ को अंतर्ग्रहण कर ले रहा है, सीधे ठोस पदार्थ को ले रहा है, पतली चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं हम, तरल अवस्था की बात नहीं कर रहे हैं, ठोस पदार्थ की बात कर रहे हैं, तब उसके अंतर्ग्रहण को क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, साइक्लोसिस और एक्सोसाइटोसिस। अब देखिए, इसके ऑप्शंस जो हैं उसके अनुसार पिनोसाइटोसिस आपको याद करना, क्या करना है, पीने वाली चीज़ को पिनोसाइटोसिस के द्वारा होता है। साइक्लोसिस जो होता है एक तरीके का मूवमेंट होता है, आपने देखा होगा कि तूफान आ जाता है इस तरीके से घूम घूम के, ठीक है, जो पैरामीशियम में होता है। नेक्स्ट क्या है? एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मीन्स होता है बाहर निकालना, एक्सोसाइटोसिस। अब है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस के द्वारा क्या करा जाता है? ठोस पदार्थों का अंतर्ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन। इसमें क्या है? किसमें दो स्त्री आवरण नहीं होता? दो स्त्री में डबल लेयर की बात कर रहे हैं हम। माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में, केंद्रक में और क्लोरोप्लास्ट में। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल लेयर्ड है, केंद्रक भी डबल लेयर है और क्लोरोप्लास्ट में भी डबल लेयर पाई जाती है। जबकि यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है आपको लाइसोसोम, ये सिंगल लेयर है। आप देखिए, याद करने का तरीका, कौन कौन से सिंगल लेयर होते हैं और कौन कौन से डबल लेयर होते हैं, ये आपको याद करना है। तो कैसे याद करोगे? आप याद कर लीजिए, गर्ल, GERL, ये सारे क्या होते हैं? सिंगल लेयर होते हैं। जैसे G से गोल्जी बॉडी, ER से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और R से लाइसोसोम। प्रश्न नंबर 16। गोल्जी काय का निर्माण तल होता है। जो गोल्जी काय का निर्माण होता है उसका तल किस तरीके का होता है? ये क्वेश्चन है। उत्तल होता है, अवतल होता है, सपाट होता है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 16 है, इसका आंसर सही होगा उत्तल। ठीक है, गोल्जी काय का जो निर्माण तल होता है वो कैसा होता है? उत्तल। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 17। लाइसोसोम का पीएच होता है 7, 5, 9.5 या 13। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लाइसोसोम जो होता है आत्महत्या की थैली है, क्योंकि इसका पीएच जो होता है वो बहुत ही कम होता है। इसका पीएच होता है 5। इसका आंसर होगा 5। प्रश्न नंबर 18। भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीव संश्लेषण किया? भारतीय मूल के, आपको ध्यान रखना है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम, सबसे पहले जीव संश्लेषण किया? हरगोविंद सिंह खुराना, CB रमन, KC दत्ता या सलीम अली। तो इसका सही आंसर है हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना जो भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले जीव संश्लेषण किया था। प्रश्न नंबर 19। माइक्रोट्यूब्यूल्स का व्यास होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का व्यास कितना होता है? 7 नैनोमीटर, 12 नैनोमीटर, 25 नैनोमीटर या फिर 50 नैनोमीटर। तो इसका सही आंसर है 25 नैनोमीटर।
प्रश्न नंबर 20 है, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग किया था, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द था उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अल्टमान ने, बेंडा ने, रॉबर्ट हुक ने या हर्टविग ने? तो इसका सही आंसर है बेंडा ने। बेंडा ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग किया था। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या है? कोशिका में श्वसन केंद्र होता है। जो कोशिका में श्वसन का केंद्र होता है वो क्या होता है? आपके ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम या फिर गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय? तो इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका में श्वसन केंद्र का होता है। प्रश्न नंबर 22, माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, केवल पादप कोशिकाओं में या केवल जंतु कोशिकाओं में? मैं बता दूं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को छोड़कर बाकी सब में यूकैरियोटिक, सब में प्रोकैरियोटिक को छोड़कर, सिर्फ प्रोकैरियोटिक को छोड़कर बाकी सब में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक में भी होगा। अब यूकैरियोटिक पादप भी हो सकते हैं और जंतु भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है केवल, तो पादप में तो होगा और जंतु में भी होगा, तो यानी इन दोनों में भी होना है। तो कुल मिला के मेन जो चीज़ है वो है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका कोई सी भी हो, चाहे वो आपके पादप की हो चाहे जंतु की हो, दोनों में पाया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यूकैरियोटिक कोशिका में। प्रश्न नंबर 23, 80S राइबोसोम की उप इकाई है। मतलब 80S जो राइबोसोम है वो किस किस इकाई से, उप इकाई से मिलकर बना होता है? 40S 40S, 50S 50S, 40S 60S, 30S और 50S? तो इसका सही आंसर है 40S और 60S। 40 और 60 का जो इकाई होती हैं, जब वो दोनों मिलती हैं आपस में, तब 80S का राइबोसोम बनता है। प्रश्न नंबर, ऐसे ही आप एक चीज़ और देख लेना, अगर वो पूछ लें 70S का, 70S का उन्होंने पूछ लिया, तब कितना हो जाएगा? 50S प्लस 30S। ठीक है। प्रश्न नंबर 24, कोशिका का पावर हाउस होता है। कोशिका का कौन सा पावर हाउस है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का या केंद्रक? देखिए, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होता है वो क्या होता है? उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण होता है। गोल्जी का मैं आपको काम बता ही चुका हूँ। केंद्रक क्या है? डीएनए आरएनए सब कुछ पाया जाता है, पूरा सिस्टम को मेंटेन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? वो एनर्जी देने का काम करता है, क्योंकि एटीपी का निर्माण यही होता है। तो इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न नंबर 25, 70S तथा 80S राइबोसोम्स में S का तात्पर्य क्या है? देखिए, 70 के बाद S लगा हुआ है, 80 के बाद S लगा हुआ है, तो इस S का क्या मतलब है आपको ये बताना है। ये किसको डिफाइन करता है? सब यूनिट को, सेडिमेंटेशन नियतांक को, स्वेद वर्ग यूनिट को, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है 25 का सही आंसर है स्वेद वर्ग यूनिट को। ये स्वेद वर्ग यूनिट को प्रदर्शित करता है। प्रश्न नंबर हम देखते हैं 26, केंद्रक की खोज की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रक की खोज किसने की थी? अल्टमान ने, रॉबर्ट हुक ने, ब्राउन ने, ल्यूवेनहॉक ने? तो केंद्रक की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। प्रश्न नंबर 27, कोशिका का मस्तिष्क क्या है? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी का? मैं भी आपको बता के आया हूँ, पूरी कोशिका का जो नियंत्रण करता है वो केंद्रक के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर केंद्रक होने वाला है। प्रश्न नंबर 28, डीएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए का संश्लेषण मतलब डीएनए का हम रिप्लिकेशन, डीएनए हम दोबारा बना रहे हैं डीएनए से डीएनए, तो रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन या एमिनेशन? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन के द्वारा डीएनए का संश्लेषण किया जाता है। प्रश्न नंबर 29, यूरेसिल पाया जाता है। यूरेसिल देखिए एक नाइट्रोजनस क्षारक है जो किस में पाया जाता है, क्वेश्चन है। डीएनए में, आरएनए में, डीएनए और आरएनए दोनों में, इनमें से किसी में नहीं? तो इसका सही आंसर होगा यूरेसिल जो है वो आरएनए में पाया जाता है। आप याद कर लेना। देखिए डीएनए में क्या होगा? डीएनए में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? एक पाया जाता है एडेनिन, एक थायमिन, एक ग्वाइनिन और एक साइटोसिन। और जब आरएनए की बात करें हम, तो आरएनए में हो जाता है एडेनिन, यूरेसिल, ग्वाइनिन और साइटोसिन। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों का। अब देख लीजिए प्रश्न नंबर 30, डीएनए की द्विबलक यानी डबल हेलिक्स जो संरचना थी वो किसने प्रस्तुत की है? आपके ऑप्शन है वाटसन एवं क्रिक ने, होगो डिब्रीज ने, लेमार्क ने या डार्विन ने? तो इसका सही आंसर है वाटसन एवं क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो मॉडल था वो प्रस्तुत किया था, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है। प्रश्न नंबर हमें आ गया है 31, आरएनए किसके संश्लेषण को निर्देशित करता है? आरएनए के द्वारा किसका संश्लेषण होता है? सीधे सिंपल क्वेश्चन है।
अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड, गुणसूत्र या फिर एंजाइम। इसका सही जो आंसर है वो है एंजाइम। आरएनए किसके संश्लेषण को निर्देशित करता है? एंजाइम्स के संश्लेषण को यह निर्देशित करता है। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में एक नाइट्रोजनी क्षार आरएनए में नहीं पाया जाता। कौन सा नहीं पाया जाता? थायमिन है, यूरेसिल है, ग्वानिन है, साइटोसिन है। अभी मैं पहले आपको बता के आया हूँ, यूरेसिल जो है वो किस में पाया जाता है? आरएनए में, जबकि थायमिन जो है वो डीएनए में पाया जाता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 33। देखिए इसमें क्या है, गुणसूत्र बने होते हैं, यानी गुणसूत्र किसके बने होते हैं? प्रोटीन तथा डीएनए से, प्रोटीन तथा आरएनए से, प्रोटीन तथा वसा से, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से। क्वेश्चन है डीएनए जो गुणसूत्र हैं वो किससे बने होते हैं? देखो प्रोटीन तो सब में होनी है, अब डीएनए, आरएनए, वसा या कार्बोहाइड्रेट, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोटीन तो सब में होना है क्योंकि गुणसूत्र प्रोटीन में तो कंपलसरी है ही, उसके साथ में डीएनए होगा, आरएनए होगा, वसा होगा या कार्बोहाइड्रेट होगा, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है प्रोटीन और डीएनए। प्रोटीन और डीएनए जो होते हैं वो गुणसूत्र बनाते हैं। प्रश्न नंबर 34, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। हिस्टोन जो प्रोटीन है वो पाई जाती है गोल्जी बॉडी में, कोशिका भित्ति में, गुणसूत्रों में या फिर लाइसोसोम में। इनमें से किस में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है? तो हिस्टोन प्रोटीन गुणसूत्रों में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 35, गुणसूत्र का टर्मिनल सिरा कहलाता है। टर्मिनल का मतलब होता है बिल्कुल टॉप पर, लास्ट में जो सिरा होता है वो क्या कहलाता है? टीलोमियर, मेटामियर, सैटेलाइट या फिर सेंट्रोमियर। देखिए अगर बिल्कुल टॉप पे होता है तब उसको हम कहते हैं टीलोमियर, तब वो क्या कहलाता है? टीलोमियर। और जब बीच में होता है तो तब वो कहलाता है सेंट्रोमियर, और उससे ऊपर होता है तो मेटामियर। सैटेलाइट एक अलग पार्ट है गुणसूत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न नंबर हमारा आ जाएगा 36। इसमें क्या है? केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका के विलुप्त होने की अवस्था को कहते हैं। देखिए जब केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका विलुप्त हो जाती है, जब हमारा विभाजन होता है, कोशिका विभाजन, तो वो कौन सी अवस्था होती है? प्रोफेज होती है, मेटाफेज होती है, एनाफेज होती है या टीलोफेज होती है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है प्रोफेज। प्रोफेज में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त हो जाती है। प्रश्न नंबर 37, अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट में क्रॉसिंग ओवर होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर जो प्रोफेज फर्स्ट में होती है वो कौन सी अवस्था में होती है? क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट में ये लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन और डिप्लोटीन आते हैं। तो इनमें से किस में प्रोफेज फर्स्ट में क्रॉसिंग ओवर होती है, विनिमय होता है? तो इसका आंसर जो सही है वो है पैकेटीन। पैकेटीन की जो पोजीशन होती है, अवस्था होती है प्रोफेज फर्स्ट में, अर्धसूत्री विभाजन के अंदर, तब क्रॉसिंग ओवर होता है। प्रश्न नंबर 38, कोशिका चक्र का अनुक्रम है। पहले एस फेज आता है, फिर G1, G2 या M, फिर या पहले S आता है फिर M आता है, G1 या G2, पहले G1 फिर S फिर G2 फिर M, फिर M या G1 फिर G2 या S। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आप देख लीजिए कौन कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर है, पहले आता है G1, ग्रोथ 1 होती है, फिर क्या होता है? सिंथेटिक फेज आती है, उसके बाद G2 आता है, ग्रोथ 2 होती है, फिर मेयोटिक डिवीज़न हो जाता है। ये प्रोसेस है कोशिका चक्र का। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन 49, डीएनए का संश्लेषण होता है, मतलब वो कौन सी अवस्था है कोशिका चक्र की जिसमें डीएनए का संश्लेषण होता है? G1 प्रावस्था में, M प्रावस्था में, G2 प्रावस्था में या S प्रावस्था में? तो G1 में तो ग्रोथ होती है, M में डिवीज़न होता है, G2 में फिर से ग्रोथ हो जाती है। तो जो सिंथेटिक होता है वो हमारा जितना भी डीएनए का संश्लेषण होता है वो S प्रावस्था में ही होता है। प्रश्न नंबर पहुंच जाते हैं 40 पे। मेंडल ने प्रयोगों द्वारा कितने लक्षणों का चयन किया था? जब मेंडल ने ये प्रयोग करे थे, मेंडल के जो अनुवांशिक लक्षणों का जो प्रयोग है, अनुवांशिकी में जो प्रयोग करे थे मटर के पौधों के ऊपर, तो उन्होंने कितने लक्षण लिए थे? ये क्वेश्चन है। 9, 8, 7 और 6। तो इसका सही आंसर है 7। मेंडल के द्वारा जो लक्षण लिए गए थे वो 7 लक्षण थे। ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के लिए बताए हैं। इसके आगे अभी कुछ पार्ट्स के क्वेश्चन और रह गए हैं जो कुछ हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करिए, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।